तेरे को तो मैंने हरामी समझा था। तू तो देव मानुस निकला रे, देव मानुस। तो देव मानुस यहाँ पर कौन है? फेराडे अंकल, माइकल फेराडे, उसी को देव मानुस कहा गया है। तुम तो हरामी समझे थे तुमको, लेकिन तुम तो देव मानुस निकला रे। तुम तो खतरनाक ट्रिक बता दिया, जितना इलेक्ट्रिक करंट देंगे उतना मास निकलेगा। खतरनाक ट्रिक। हम लोग अपना स्कूल में जानते हैं क्या हुआ? हम लोग अपने स्कूल में ना एक टीचर को ही नाम दे देते हेरा फेरी, बाबूराव। एक टीचर को ही नाम दे देते बाबूराव, बाबूराव। जैसे टीचर आते थे सब बोलते थे बाबूराव आ रहा, बाबूराव। और सारा बोलते थे, चश्मा पहनते थे वो भी यार, इस तरह देखते थे। हल्ला करता था आगे वाला बच्चा और पीटता था जाके पीछे वाला बच्चा भी। एक नंबर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एक फंडामेंटल लॉ है इन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाज गिवन बाय, ये दिया गया था फैराडे, माइकल फैराडे के द्वारा, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। और कब दिया गया था? 1833 ईस्वी में। तो सबसे पहले ये हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद ये किस कारण, किसके लिए दिया गया है? तो माइकल फैराडे ने जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस नाम से ही पता चल रहा है इसका पूरा नाम क्या है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में कुछ कहता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि जो आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये एक फंडामेंटल लॉ है इन केमिस्ट्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। और माइकल फैराडे का लॉ, माइकल फैराडे का नाम तो सभी लोग जानते होंगे, सुने होंगे। तो क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ऊपर में हेडिंग लगा देंगे फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो लॉ है ना, इट इज ए फंडामेंटल लॉ, इट इज अ फंडामेंटल लॉ इन केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री में है ना, ये एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, वाज गिवन बाय, ये जो लॉ है वाज, ये जो लॉ दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? एक इंग्लिश साइंटिस्ट, यानी ये इंग्लैंड का होगा, ब्रिटेन का। वाज गिवन बाय इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे, माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था, माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था इन 1833, 1833 ईस्वी में माइकल फैराडे ने ये जो लॉ दिया था। कौन सा लॉ? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, ये लॉ बताता क्या है? जो माइकल फैराडे का जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को बताता है। अब रिलेशनशिप किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में होता है, या फिर किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में होता है, या फिर कोई दो प्रोसेस के बीच में हम रिलेशन बता सकते हैं, या कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। हाँ, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन, दो चीजों के बारे में रिलेशन को बताता है। किसके किसके? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, और या फिर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इन द, जो आपको बोलना है एट द इलेक्ट्रोड। मतलब देखिए, पहला आपको ध्यान देना मास, और दूसरा ध्यान देना है चार्ज। मास और चार्ज, ये दो चीजों के बारे में, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो रिलेशनशिप को बताता है। सिंपल सा, कोई भी पूछेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बताता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना, दोनों ही लो, दोनों फर्स्ट और सेकंड लो, दोनों ही के लिए बोल रहे मास और इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज के बीच में रिलेशन को बताता है, बस सिंपल सा। उसके बाद पूछेगा एक्स्ट्रा कि फर्स्ट लॉ का डिफिनेशन बताओ, सेकंड लॉ का डिफिनेशन बताओ, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला बताओ, सेकंड लॉ का फॉर्मूला बताओ। तो हम लोग आगे बात करते हैं। फिलहाल क्या बताता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इट डिस्क्राइब्स द relationship between the amount of substance डिपोजिटेड, या फिर यहाँ पर आपको डिपोजिटेड के जगह में क्या लिखना है, मतलब डिपोजिटेड या फिर लिबरेटेड, या तो डिपोजिट हो रहा है या तो वहां से निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है, या फिर यहाँ पर क्या लिखे, प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जिसको आप डिपोजिट भी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वहां से लिबरेट हो रहा है, लिबरेटेड। और क्या लिखना है, और क्या लिखना है, कंज्यूम्ड, जिसको क्या बोलते हैं, डिपोजिटेड बोलते हैं, डिपोजिटेड। हाँ,
तो जो माइकल फेराडे का फेराडेज लॉ, जो इलेक्ट्रोलिसिस, वो रिलेशनशिप को बताता है किसके किसके बीच में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड एट एन इलेक्ट्रोड, ठीक है, एट एन इलेक्ट्रोड एंड, और किसके बीच में बताता है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द किससे होकर प्रभावित करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से होकर। अभी फिगर के द्वारा भी मैं आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रोलाइट सिंपल सा एक बार पढ़ के बता देते फिर से। इट इज ए फंडामेंटल लॉ इन केमिस्ट्री, इन सॉरी यहाँ पर केमिस्ट्री लिखना है, केमिकल लिख दे गलती से, केमिस्ट्री, ठीक है। ये केमिस्ट्री में फंडामेंटल लॉ है, वाज गिवन बाय इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फेराडे इन 1833। 1833 में माइकल फेराडे जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था जो कि केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉ है। इट डिस्क्राइब्स, अब क्या बताता है ये लॉ, द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और लिबरेटेड, प्रोड्यूस्ड और सॉरी लिबरेटेड और कंज्यूम्ड या डिपॉजिटेड, यानी कितना मास किसका, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का, अच्छा लिबरेटेड, यदि कोई गैस रहेगा तो लिबरेट करेगा, वहां से निकलेगा, कंज्यूम या फिर डिपॉजिट, यदि कोई मेटल है तो डिपॉजिट होगा, सिंपल सा बात है। एट एन इलेक्ट्रोड, अच्छा यदि निकलबो करेगा तो उसका रास्ता तो कुछ चाहिए ना निकलने का, तो इलेक्ट्रोड के माध्यम से निकलेगा। इलेक्ट्रोड क्या होता है मैं तो आपको समझा ही चुका पिछले वीडियोज में। हाँ, तो इलेक्ट्रोड के रास्ता से निकलेगा या फिर इलेक्ट्रोड पर ही जाकर जमा होगा, डिपॉजिटेड। एंड द क्वांटिटी, ये हो गया पहला क्या है, मास पर, मास, और किस पर रिलेशनशिप बताता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज क्यू पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो वहां से होकर इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग पास कराते हैं तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कितना इलेक्ट्रिक करंट आप दे सकते हैं, है ना, तो कितना इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं और कितना जो सब्सटेंस है वो लिबरेट यानी गैस के रूप में निकल रहा है, चाहे कितना सब्सटेंस है वो मेटल के रूप में डिपॉजिट हो रहा है, यानी मास, अमाउंट ऑफ मास और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन को बताता है, सिंपल सा, इसी को बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं कि माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है और माइकल फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, ठीक है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का पहला नियम इसका इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फैराडे का पहला नियम क्या है, तो सुनिए कि पहला नियम क्या बताता है फैराडे ने। फैराडे कहता है कि जितना भी आप, है ना, जितना भी आप इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा को बढ़ाएंगे, मतलब आप जितना ज्यादा चार्ज देंगे, सिंपल से इस तरह समझे, जितना ज्यादा चार्ज देंगे वहां से उतना सब्सटेंस निकलेगा, चाहे वो निकलेगा यानी लिबरेट होगा गैस के रूप में, या तो इलेक्ट्रोड में जाकर जमा होगा, दो ही को काम होगा, या तो निकलेगा या तो जाकर जमा होगा। तो ये दोनों काम हुआ कैसे, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिए, अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट दिए तो ज्यादा वहां से सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा। तो सिंपल सा, जैसा कि आज का हमारा थंबनेल है ना, आज का थंबनेल है क्या है, हेरा फेरी। हेरा फेरी मूवी, तो अच्छा हेरा फेरी मूवी कौन कौन कितना बार देखे एक बार कमेंट कीजिए, तो सर्वे, चलिए एक तरह का सर्वे मान लीजिए, हेरा फेरी फिल्म है, हेरा फेरी में आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है, तो जैसा कि थंबनेल में मैंने लगा ही दिया है, बाबूराव, है ना, देवी प्रसाद घर पर है तो इस तरह से, हाँ, तो देवी प्रसाद को कौन कौन जानता है, अच्छा देवी प्रसाद को कॉल किसने किसने लगाया है, देवी प्रसाद को कॉल करके देखिए तो, है ना, और उधर से क्या रिप्लाई आया था, देवी प्रसाद नहीं है, वो उठ गए उठा ले रे बाबा हाँ, तो कहा थे हम लोग, हाँ, फैराडे फर्स्ट लॉ। अच्छा चलिए पहले लिख के देखते हैं क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, यह कहता है कि, कौन कहता है, हाँ, नीचे में डायलॉग क्या लिखा हुआ है, फिर हेरा फेरी में बाबूराव का डायलॉग क्या लिखा हुआ है, तेरे को तो मैंने हरामी समझा था, तू तो देव मानुस निकला रे, देव मानुस, तो देव मानुस यहाँ पर कौन है, फैराडे अंकल, माइकल फैराडे, उसी को देव मानुस कहा गया है। तुम तो हरामी समझे थे तुमको, कि तुम तो देव मानुस निकला रे, तुम तो खतरनाक ट्रिक बता दिया, जितना इलेक्ट्रिक करंट देंगे उतना मास निकलेगा, खतरनाक ट्रिक। हाँ, तो इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ substances, the amount of substances या फिर amount of substance deposited
और लिबरेटेड। अच्छा साथ साथ आप लोग लिखते चलिए। मैंने सुना है कई बच्चों के मुंह से सुना है कि आप लोग खाली वीडियो को देख रहे लिख नहीं रहे। अरे साथ साथ नोट्स तो कौन बनाएगा, हम साथ साथ यदि लिख सकते तो आप लोग नहीं लिख सकते? बोले बिल्कुल लिख सकते। साथ साथ यदि लिखेंगे तो थोड़ा सुनेंगे थोड़ा लिखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा है ना रिविजन होगा। तो इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एनी इलेक्ट्रोड एट एनी इलेक्ट्रोड इज एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस लिख दीजिए तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे, इलेक्ट्रोलिसिस अभी पढ़ रहे थे फिलहाल कुछ दिनों से। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा यहां पर लिख दीजिएगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी लिख दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, और ब्रैकेट में लिख देना है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज लिख देना है, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि चार्ज का ही फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनता है ना। हाँ याद होगा ना कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द क्या इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चा जैसा हमको पूछिएगा नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट तो मैं पिछले त्रेताई युग से पढ़ा रहा हूँ, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जो समझिए ना, घोले हुए, बस इतना ज्यादा नहीं बताना चाहिए। हाँ तो इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड पर कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, जाकर जमा हो रहा है, चाहे गैस के रूप में कितना निकल रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट में आपको लेना है क्यू, चार्ज, पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो कितना सब्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है बाहर या फिर डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, बस उसी को बोलते हैं। सुंदर सा फिगर छाप के आपको समझा देते हैं, या फिर पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। इट कैन बी मैथमेटिकली, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैथमेटिकली, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करेंगे, इस तरह से। क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा मास ऑफ सब्सटेंस। तो आप मास ऑफ सब्सटेंस मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी q। इलेक्ट्रिसिटी में मैं ब्रैकेट में लिखा भी दिया हूँ, चार्ज का बात करेंगे यहाँ पर, करंट आई का नहीं बात करेंगे, चार्ज का बात करेंगे, बस यही हो गया। कोई भी पूछेगा बताओ, फैराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकली एक्सप्रेस फटाक से बोल देना है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, एकदम सोचना नहीं है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, है ना। बस उसका अच्छा फिगर इसका बना के दिखा देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अच्छा ये क्या छाप रहा हूँ, ये तो आपको पता ही होगा क्या छाप रहा हूँ मैं, क्या नाम है इसका, पहले कुछ भर लेते हैं, कुछ डाल देते हैं तब होगा बढ़िया, है ना। हो गया। अच्छा इसका नाम क्या है जो अभी हम छापे इस तरह से, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर घुला क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हम घोले, वाटर घोले, और उसमें मतलब वाटर है पहले से, और घुला क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट को घोले। इलेक्ट्रोलाइट में आप कुछ भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को घोले यहाँ पर, तो इसको पूरा पूरी हम तब तक नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर का सॉल्यूशन, यानी इलेक्ट्रोलाइट प्लस सॉल्यूशन तो बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, खत्म। अच्छा यहाँ पर दो को इलेक्ट्रोड को हम जोड़ लगा देते हैं, और सिंपल से इसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा बैटरी का, इधर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, खत्म हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अच्छा ये यदि पॉजिटिव है और पॉजिटिव एंड से कौन सा इलेक्ट्रोड जुड़ा रहता है, कैथोड ना एनोड, बोल रहे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा इलेक्ट्रोड जुड़ा है, यानी जो इलेक्ट्रोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। काफी समझदार हो चुके आप लोग। और इसको जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है कैथोड,
ठीक है। हाँ, इतना आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होता है थोड़ा बोलिए तो? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जैसे जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट पहले से मेरा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, क्या होगा, आयन में टूटेगा, प्लस आयन माइनस आयन, यानी कैटायन और एनायन में टूटेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में होता क्या है, जितना भी कैटायन है वो चल जाता है किधर, किधर यात्रा करने चल जाता है, कैथोड की ओर। काहे से ये माइनस है, खींचेगा किसको, प्लस को, प्लस चल जाएगा उसके पास। अच्छा, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो खींचेगा किसको, नेगेटिव को, ये इधर यात्रा करेगा। अच्छा ठीक है, ये चल गया उधर, ये चल गया उधर। बस अब यहाँ पर क्या है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, कि जितना मास डिपॉजिट हो रहा है या फिर जितना मास गैस के रूप में बाहर निकल रहा है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट देंगे पूरा सॉल्यूशन के जितना आया रहेगा सब चल जाएगा यात्रा करने, है ना। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। यहाँ पर एम क्या है, ये एम क्या है और क्यू क्या है, ये दो चीज लिख लीजिए। एम क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, डिपोजिटेड और लिबरेटेड लिख दिए शॉर्ट में। क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में चार्ज लिख लीजिए, चार्ज। चलिए इतना पहले नोट कीजिए, इस तरह से नोट बना करके रखेंगे शॉर्ट नोट्स, तो बहुत ज्यादा आपको काम देने वाला है भविष्य में भी, कभी भी आप कराटे लोग पढ़ेंगे तो बहुत काम देगा। उतार लीजिए, हाँ स्क्रीन शॉट लीजिए, अभी ज्यादा उतारने का फेरा में नहीं रहेगा, यदि पहले से लिख रहे तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए साथ साथ में लिख रहे तो मिटा देते। फिर से हेरा फेरी, हेरा फेरी मूवी बहुत अच्छा लगता है देखने में, हेरा फेरी बाबूराव। हम लोग अपने स्कूल में जानते हैं क्या हुआ, हम लोग अपने स्कूल में ना एक टीचर को ही नाम दे देते हेरा फेरी, बाबूराव, एक टीचर को ही नाम दे देते बाबूराव, बाबूराव। जैसे टीचर आते थे सब बोलते थे बाबूराव आ रहा, बाबूराव और सर बोलते थे, चश्मा पहनते थे वो भी इस तरह देखते थे हल्ला करता था आगे वाला बच्चा और पीटता था जाके पीछे वाला बच्चा भी, एक नंबर हाँ। अच्छा हम लोग अभी अभी क्या बात किए, अभी अभी हम लोग बात की कि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, ठीक है। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यदि साइन हमको अच्छा नहीं दिख रहा है ना, हम इसको बराबर करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से बराबर बराबर पढ़ के आ रहे हैं, इसको बराबर का साइन दे दी। अच्छा बचपन में हम लोग पढ़े थे कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं और कोई बराबर का साइन देते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ गया, जेड। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया एम बराबर जेड क्यू। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए एक लाइन, वेयर जेड क्या है, इसका नाम है ई सी ई, इसका क्या नाम है, ई सी ई। ई सी मतलब इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। अब आप लोग पूछेंगे हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये कहां से आ गया। अच्छा ये इसको हम लिए किस लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का होता है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट घुले हुए हैं ना। अच्छा मान लेते हैं इस सेल में हम, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम अभी मान लेते हैं NaCl लिए। अच्छा एक और बच्चा का मन करे नहीं सर हम NaCl नहीं लेंगे, हम कुछ और ले लेंगे, हम कॉपर सल्फेट ले लेंगे CuSO4, बहुत अच्छी बात वो ले लो। तो अच्छा जैसे हम NaCl की जगह CuSO4 लेंगे तो ये जो जेड का वैल्यू है वो दोनों के लिए अलग अलग होगा, इसीलिए यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द किसका, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट उस इलेक्ट्रोलाइट का, उस सब्सटेंस का जो आप घोले हुए। अच्छा इतना हो गया, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो एम बराबर हो जाएगा जेड। अच्छा क्यू बराबर हम लोग बचपन से पढ़ा, सर हमको क्यू अच्छा नहीं लग रहा, सर इसको आई में चेंज कीजिए, आई में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बचपन से पढ़े कि आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू तो इसको हटाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते सिंस आई बराबर हम लोग जानते हैं क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा आई गुना टी। अब ठीक है, तो यहाँ पर क्यू की जगह लिख देते हैं आई गुना टी। हाँ तो एम का यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, जेड आई टी, जेड आई थी, जेड आई थी। कोई नहीं आया पढ़िए, यहाँ पर ध्यान, कोई नहीं आया तो खाली इंस्टाग्राम का रील देख देख के जेड आई थी, जेड आई थी, पढ़ो इधर। हाँ ठीक है, हाँ तो एम बराबर जेड आई थी तो एम बराबर जेड आई टी। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आई क्या बताना पड़ेगा, इतना मैंने इलेक्ट्रिक करंट, टी टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका
अच्छा सर हमको जेड का वैल्यू थोड़ा बता देंगे, जेड का क्या वैल्यू होता है हमको, मान लेते कोई न्यूमेरिकल हमको दे दिया, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक करंट पता है 5 एम्पियर, टाइम पता है 10 सेकंड, एम भी पता है या फिर एम निकालना है, तो हमको जेड कैसे पता रहेगा, हम जेड कैसे पता करेंगे, जेड कैसे पता करेंगे। हाँ तो जेड निकाले कुछ तो फॉर्मूला बताइए सर। ठीक है लो, जेड का फॉर्मूला होता है E/F। क्या है सब लिखा है सर, ई क्या है, अब ई क्या है, फिर अब माथा खराब होगा। ई मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर ई क्या है, इक्विवेलेंट मास। क्या है ई, क्या है सर, ई क्या है, ई क्या, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, कौन सा नया नया वर्ड सुनने में आ रहा है। इलेक्ट्रो सॉरी इक्विवेलेंट मास, क्या क्या, इक्विवेलेंट मास, अच्छा अच्छा इक्विवेलेंट मास ना, तो इक्विवेलेंट मास, ओ जेड बराबर इक्विवेलेंट मास बटे, अच्छा सर यहाँ पर एफ क्या है सर, एफ सर शायद एफ मतलब ये तो, ये कोई अंकल तो नहीं है, फेराडे उसी का नाम से मैच कर रहा है। हाँ एफ क्या है, फेराडे, फेराडे। तो जेड बराबर क्या आता है, इक्विवेलेंट मास, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, बटे फेराडे को डिनोट करते हैं एफ से, ये होता है। क्या सर आप मान लेते हैं हमको इक्विवेलेंट मास कहां से निकलेगा, हम इक्विवेलेंट मास की जगह में हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, न्यूमेरिकल पूछेगा तो इक्विवेलेंट मास, ना ना अब हमको इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बताइए। लो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला ई बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास बटा क्या, बोलिए, हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हाँ अरे वही बोले वैलेंसी, ये तुम लोग समझ नहीं रहा है, वैलेंसी को ही बोल रहे हैं। वैलेंसी मतलब क्या होता है, कोई बाहरी आदमी आया, तेरा घर से कितना सामान लिया, या फिर उस तुम उससे भेंट किया तो उससे तुम कितना सामान लिया, वही ना, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन का मैंने आदान प्रदान, उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो ई बराबर, अच्छा यहाँ पर मोलर मास बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे जा गूगल में सर्च कर लो मोलर मास क्या होता है, अब ये सब बच्चा वाला चीज बताना पड़ेगा। मोलर मास, मोलिकुलर मास ये सब नहीं जानता है। हाँ क्लोरीन, कार्बन का मोलर मास क्या होता है, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम, बताना पड़ेगा। सब हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है, H2 का 2 ग्राम, ये सब बताना पड़ेगा। अरे सोडियम का कितना होता है मोलर मास, 23.5 ग्राम, ये सब क्या बताना पड़ेगा, नहीं ना। हाँ तो छोड़ दीजिए सर, ये सब बच्चा वाला खेल को हम लोग नहीं बताना पड़ेगा, बच्चा वाला चीज। हाँ तो ये हुआ आपका सर, यहाँ पर फेराडे थोड़ा सर सब समझ में आ गया, खाली फेराडे तो समझ में नहीं आ रहा है। फेराडे यहाँ पर, फेराडे मतलब, फेराडे में हम वैल्यू क्या पुट करेंगे यदि न्यूमेरिकल देगा तो, अच्छा ठीक है फेराडे, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फेराडे होता क्या। तो फेराडे, अच्छा आप लोग से एक सवाल पूछते हैं, सब ना बड़ी खतरनाक चीज है, पूछा जाता है। हाँ फेराडे, अच्छा हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बोले तो एकदम बच्चा वाला सवाल, एकदम बच्चा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो सर मजाक कर रहे जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने। अच्छा तो जब तुमने ये तीनों जब पढ़ रहा था, तब वहां पर एक और नीचे में एक लाइन पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। हाँ सर पढ़े तो, लेकिन याद नहीं आ रहा है सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है याद नहीं आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज सर याद नहीं आ रहा है सर, पढ़े तो थे सर, याद नहीं आ रहा है। चार्ज होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 किलो। हाँ सर 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 चमका सर, सर सर हाँ सर बोले था ना सर, थोड़ा भूल रहे थे, यहाँ पर 19 की जगह सर +19 या -19 कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, हाँ आप समझ में आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 गुना। अच्छा सर, हाँ सर समझ में आया सर। तो यहाँ पर फेराडे से क्या लेना देना है, फेराडे से लेना देना है, फेराडे का मतलब होता है ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा यदि हम लिख देंगे यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सर मजाक कर रहे हैं, सर मजाक कर रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ही बोलते हैं 1 फेराडे। अच्छा अच्छा अच्छा, याद रहेगा सर, याद रहेगा, छोड़ दीजिए, याद रहेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज को बोलते हैं 1 फेराडे। क्या सर इतना छोटा सा चीज एक 1 लाइन में बता देते, इतना महाभारत सुनाने का क्या जरूरत था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। अब क्या डेट भी पूछेंगे, नहीं ना। हाँ न्यूट्रॉन का खोज को याद रखना, 1932 का खतियान। हाँ तो 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ही क्या बोलते हैं 1 फेराडे। अच्छा सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज यदि 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो सर यदि इसको और इसको गुना कर देंगे,
सर यदि इसको और इसको गुना कर देंगे तो शायद मेरा 1 फैराडे नहीं आ जाएगा। देखते करके, हाँ हाँ सर आ रहा है सर, या आ रहा है सर, आ रहा है। तो यहाँ पर 1 फैराडे बराबर हो जाएगा 96500 कूलम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ सर 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 कैलकुलेट करने पर आ जा रहा है सर, लगभग में आ जा रहा है सर, इतना नहीं आ रहा लेकिन लगभग में आ जा रहा है इतना। तो चलिए, ये जो महान वैज्ञानिक था उन्होंने भी जब वो भी कैलकुलेट करे तो उनका भी थोड़ा अलग आगे पीछे हो रहा था, लेकिन वो बोले कि अब हम खोज किए तो थोड़ा मेरा भी नाम से तो कुछ फेमस होना चाहिए ना। चलो ये वाला वैल्यू मानना सब एक आज से, सब लोग ये वाला वैल्यू मानेगा। जहां भी क्वेश्चन रहेगा 1 फैराड बराबर पूछेगा और वैल्यू को पुट करना रहेगा, सब लोग ये वाला वैल्यू रहेगा। ध्यान दो, सब लोग सुन लो, ये वाला वैल्यू आज मतलब लिखेगा 96500 कूलम। हम बता रहे, हम मतलब फैराडे, हम बता रहे, हम खोज किए ना इतना बड़ा रूल। लो खोज के ना, मेरा बात तो सुनेगा सब लोग। 96500 कूलम 1 फैराडे का वैल्यू सब लोग पुट करेगा, कोई गलत नहीं पुट करना, ये वाला पुट करना। हम बताए, कोई भी पूछेगा कौन बताए, फैराडे अंकल ने बताया था। बस ये हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ, खत्म। कोई दिक्कत नहीं हुआ बच्चों? दोस्तों बार बार बच्चों आ जाता है मुंह में। हाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे हम लोग बढ़ेंगे, सेकंड लॉ। सब रेडी है? पानी तानी पी लीजिए। पानी तानी सब हो गया, नाश्ता। हम जानते हैं कि तुम लोग दुकान जाके कुरकुरे जरूर लाया होगा, हम जानते हैं, वो पता है कि दुकान जाके तुम लोग कुरकुरे लाके खा रहा होगा। कोई लिख नहीं रहा है, सब इस तरह मूवी देख रहा है, एनिमल मूवी। हाँ, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फैराडे, अच्छा फैराडे का फर्स्ट लॉ में तुमने ध्यान दिया? फैराडे का फर्स्ट लॉ में बहुत हरामी इंसान है तो, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फैराडे अंकल मैंने, तू तो देव मानुस निकला है, राम है रे तुम, राम है। हाँ हाँ, तो फैराडे का सेकंड, अच्छा फैराडे का फर्स्ट लॉ में कहा था कि केवल एक ही को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे, मात्र एक ही को, उसी से काम चलाना होगा, बस ज्यादा नहीं देंगे तुमको, एक ही को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मिलेगा बस। तो बोला कि बच्चा रो रहा था, बच्चे कुछ गांव के बच्चे बोल रहे थे कि नहीं हम उसको नहीं मानेंगे, वो एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पता है। तो कुछ दिन बाद फिर बोला कि अच्छा ठीक है, आरे को लो दे देते हैं, उसमें जा तेरा मन, जा तुमको कई गो लेना है तुमको? सर हम 10 गो लेंगे, सर हम 12 गो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे, सर हम जितना मेरे घर में ना सब हम लगा देंगे एक लाइन से। वहां पर बाल्टी लगा हुआ, वहां पर ड्रम लगा हुआ, वहां पर डेस्की लगा हुआ है, सब कुछ हम सब लगा देंगे, गिलास जग सब जितना भी मेरा घर में पानी रखने वाला चीज सबको लगा देंगे, पर जा तुम लगा दो। लेकिन मेरा एक कंडीशन रहेगा, मेरा एक शर्त है। सर क्या शर्त है सर? गांव वाला पूछ रहा था, मैंने बोल रहा था फैराडे को, तो फैराडे बोला कि ठीक है, तुम लोग का मन, हम तुम लोग का मर्जी हम सुन ले, ठीक है, तुमको जितना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लगा दो, अपना घर का बाल्टी तक लोटा है ना, लोटा उसको भी लगा दो जा। हाँ एक शर्त है मेरा। क्या शर्त है? गाँव वाला पूछा क्या शर्त है आपका, मानेंगे? तो बोला कि एक चीज आपको मानना पड़ेगा, क्या? इलेक्ट्रिक करंट को सेम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होगा वो सबसे सेम फ्लो होना चाहिए। तब आदमी लोग, अच्छा अच्छा, मैंने सीरीज में जोड़ना है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, मैंने एक बाल्टी को अमेरिका में, एक लोटा को चाइना में नहीं रखना है, मैंने सीरीज में रखना है ना, मैंने भारत का हर या फिर दुनिया का हर हिस्सा में सीरीज में लगाना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप मान ली, ठीक है। गाँव वाला रेडी? सब राजी है? सब राजी है? ठीक है, सब राजी, ठीक है ना? सीरीज में जोड़ेगा ना, इलेक्ट्रिक करंट को सेम करना है ना? हाँ ठीक 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 ठीक, बस। तो यहाँ पर आता है फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट इट, इसमें सिंपल सा कुछ नहीं बोला था, खाली उसमें एक ही को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला था, यहाँ पर आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले सकते हैं। अच्छा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब में चीनी पानी घोल दिए, मतलब सब में नमक पानी घोल दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। किसी में रसना पानी, किसी में ग्लूकोज पानी, किसी में चीनी पानी, किसी में क्या बोलते हैं, नींबू का रस घोल करके रखना, सब अलग अलग रखना है, बस ये शर्त है, ठीक है? किसी में सेम नहीं करना है, सब में अलग अलग करना है। तो इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट, यह कहता है कि फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट इफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is connected in series combination में and and same electric current
passed through each electrolyte each electrode and same electric current passed through each electrode, हर इलेक्ट्रोड में सेम इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, then the amount of electric current या फिर the amount of substances deposited or liberated at respective इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर थोड़ा समझा देते रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है। अब जैसे आप चाइना का जो लोटा में जो आप इलेक्ट्रोड दो छड़ रखे है ना, तो चाइना का जो लोटा के अंदर में जो नमक पानी का घोल है वो उसी इलेक्ट्रोड में जमा होगा ना, मतलब वो उसी इलेक्ट्रोड में या तो गैस के रूप से निकलेगा या तो उसी इलेक्ट्रोड में जाकर जमा होगा। मतलब चाइना का लोटा के अंदर में जो आप नमक पानी घोल कर रखे वो अमेरिका का लोटा से नहीं निकलेगा, अमेरिका के लोटा के इलेक्ट्रोड से नहीं निकलेगा। बात सही है, मतलब जिसका लोटा उसी का इलेक्ट्रोड। तो क्या लिखे कि जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे ईच इलेक्ट्रोड से, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जिसका है उसी का। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है क्रमशः, हिंदी में तो पढ़े होंगे क्रमशः, जिसका है उसी का। जैसे 1 2 3 4 बहुत लाइन से लाइन लिखा हुआ है, तो जैसे हम लड्डू बांटेंगे तो लड्डू 1 2 3 4 लड्डू वो रिस्पेक्टिवली क्रमशः सबको, 1 के लिए 1 2 के लिए 2 3 के लिए 3 इस तरह से, ठीक है। तो डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज directly proportional to their equivalent masses। अच्छा, इक्विवेलेंट मासेस के बारे में अभी मैंने बताया है ना, खाली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट मासेस का बात करना है। इक्विवेलेंट मास जो यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, वो मास सब्सटेंस जो सब्सटेंस का मास जो आप निकलेगा या फिर जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास का। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपको मैंने अभी बताया ना, भूल गए नहीं ना। चलिए हाँ देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, डायग्राम छाप लेते हैं। तो क्या लिखा है, इफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी देखिए ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम दे देते ए, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम दे देते बी। तो इसी तरह से बोला कि गांव वाला कि सर हमको 50 गो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम जोड़ना है, तो अब 50 को इस तरह से लगा दीजिए लाइन से लाइन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लगा दीजिए, ठीक है। लगा दिए, सब में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। ये इसके लिए इलेक्ट्रोड है, ये इसके लिए इलेक्ट्रोड है। तो इसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहां पर लाना है काहे सीरीज में हमको जुड़ना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, एनोड होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये नेगेटिव है तो यहाँ से भीतर से जाएगा, भीतर से है ना। तो यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, इस तरह से जाएगा, सॉल्यूशन में मिलेगा, फिर इस इलेक्ट्रोड से निकलेगा इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह से निकला इलेक्ट्रिक करंट, और फिर जाके इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज किस तरह से फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ से निकला और फिर यहाँ घुसा, फिर यहाँ से फिर सॉल्यूशन से निकल के फिर यहाँ से होकर चल जाएगा अपना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो करता है। अब देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है क्या नहीं, बिल्कुल है, आपने बचपन में पढ़ा था, लगभग किसमें 10 क्लास में पढ़ा था, पार्श्व क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन जिसमें क्या है, पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है नेगेटिव में। और पार्श्व क्रम में क्या होता था, सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ, सबका नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जोड़ दिए, तो उस तरह का संयोजन को बोलते थे पार्श्व क्रम संयोजन। तो यहाँ उस तरह नहीं ना, यहाँ पॉजिटिव से निकल कर
नेगेटिव से जा रहा है। यहाँ पॉजिटिव, सबका पॉजिटिव एक तरफ नहीं है। जैसे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये यदि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तब ना ये नेगेटिव है, देखिए मैच कर रहा है। हाँ, इस तरह से। तो ये श्रेणी क्रम से आपको 10 गो, 20 गो, 40 गो, 50 गो इस तरह से जोड़ दीजिए ना। खाली ये क्या, ये सब तार है, तार से जोड़ना है, तार से इलेक्ट्रो, जो ये तार है ना, ये तार से जोड़ना है इसको। जितना भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको लेना है सब इस तरह से श्रेणी क्रम में तार से जोड़ते जाइए। ठीक है, श्रेणी क्रम में होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा? ए बी सी डी ई जितना लेना है। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा डिफिनेशन में हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है इसको, है ना? इट स्टेट्स दैट इफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जुड़ दिए, एंड सेम इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इच इलेक्ट्रोड। अच्छा, देख रहे हैं कि सब में तो सेम ही इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। इस इलेक्ट्रोड में जितना इलेक्ट्रिक करंट गया, इसमें भी उतना ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, उसमें भी उतना ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, उसमें भी उतना ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, सेम इलेक्ट्रिक करंट, है ना, थ्रू ईच इलेक्ट्रोड। देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मास, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितना इलेक्ट्रिक करंट है ना, जितना भी मास जो सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा वो इसी इलेक्ट्रोड में जाएगा। इस सब्सटेंस, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, जितना भी सब्सटेंस होगा वो इसी इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होगा। नहीं नहीं, इसी में। अब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें जो सब्सटेंस है, इसमें जो NaCl घुरा हुआ है वो इसमें नहीं ना, इसका इलेक्ट्रोड में नहीं ना निकलेगा, इसी का इलेक्ट्रोड में निकलेगा। वही लिखा है कि देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, उसी के इलेक्ट्रोड में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। इक्विवेलेंट मास मतलब ई। ये हो गया फॉर्मूला। कोई आपसे पूछेगा कि बता फैराडे का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, यहां पर लिख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए, मिटा के लिख लीजिए। क्या लिखना है? मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इस तरह से, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। कोई आपसे पूछेगा कि बता फैराडे का सेकंड लॉ का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आपको क्या बताना है? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। पूछेगा एम क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। ई क्या है? इक्विवेलेंट मासेस ऑफ ईच सब्सटेंस या फिर ईच इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए के लिए। तो ए के लिए ये सब भूलिएगा नहीं, यहाँ पर क्या गुला हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्या गुला हुआ? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मास कितना होगा? m1 मान लेते हैं। तो m1 मास जो सब्सटेंस घुला हुआ है, मान लेते हैं इसमें जो NaCl घुला हुआ है उसका मास m1 है, तो उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? E1। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देंगे हम, m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग मान लेते हैं k। सिंपल सा, आप कोई जेड वगैरह कुछ मानने का जरूरत नहीं, k। ये हो गया। तो यहाँ से k का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा? m1 बटे E1। k का वैल्यू क्या आ जाएगा? m1 बटा E1। ठीक है, तो उसी तरह से सिमिलरली इसी इलेक्ट्रोलाइट का बात कर देंगे, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो इसका हो जाएगा मास कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना NaCl घुले, यहाँ NaCl नहीं, अब दूसरा, यहाँ पर कितना कॉपर सल्फेट घुले हुए? M2 द्रव्यमान का। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? अपना ही जो कॉपर सल्फेट उसका इक्विवेलेंट मास का। इसका इक्विवेलेंट मास कितना हुआ? E2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा k E2। अच्छा, k का यहाँ पर तब वैल्यू कितना निकलेगा? M2 बटा E2। ठीक है। अच्छा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अच्छा, समीकरण 1 और 2 में सर एक ही जैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड टू, इसमें भी k उसमें भी k, तो दोनों का यदि k के बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर हो जाएगा। m1 बटे E1 बराबर m2 बटे E2। बिल्कुल, m1 बटे E1 बराबर में m2 बटा E2। बहुत अच्छा। अच्छा, इतना पहले आप नोट कीजिए, तो थोड़ा इसको साफ सुथरा और थोड़ा हमको थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, साफ इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यदि साथ साथ नहीं लिख रहे तो। हो गया, आगे बढ़ते। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखे थे अभी नीचे में? क्या लिखे थे? m1 बाई E1 बराबर m2 बाई E2, यही वाला लिखे थे ना? देख लीजिए आप लोग। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m1 के साथ E2 जाएगा, m1 के साथ E2 जाएगा, और m2 के साथ E1 जाएगा। तो यहाँ पर m1 को जो एक जाति का उसको एक तरफ कीजिए, m1 बटे m2,
यहाँ पर E1 बचा है, E2 को नीचे ले आइए, ये हो गया आपका, ये था दूसरा फॉर्मूला, ये था तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर M क्या है, E क्या है, ये सब पूछेगा नहीं। ठीक है, M क्या है, अच्छा फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ अभी अभी हमने पढ़ा ना, तो वहां पर क्या अभी हमने देखा, वहां पर हमने देखा कि जो मास था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए थे तो एक कांस्टेंट आया था जिसको हम लोग बोले थे ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और गुना Q। तो यदि मान लेते यहाँ पर M1 रहेगा, यदि हम लोग बात करेंगे पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, उसका मास को बात करेंगे तो M1 हो जाएगा उसका मास। यदि मान लेते इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A में NaCl को घुले, तो NaCl कितना घुले, M1, तो उसका NaCl का ही इक्विवेलेंट मास कितना होगा, Z1 गुना Q। एंड दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेल नंबर B, तो उसमें कितना हम लोग, अब NaCl नहीं बात करेंगे, अलग अलग। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट हो गया, मान लेते कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट कितना घुले, M2, कॉपर सल्फेट का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, Z2 गुना Q। अच्छा यहाँ पर क्यों सेम क्यों है, अब ये सब पूछेगा नहीं, क्योंकि जब गांव वाला झगड़ा किया था, फैराडे को बोला था 50 को हम सेल लगा देंगे, तो मेरा तो मानिए, तो बोला था ठीक है 50 को सेल लगाएंगे, आप लगाइए 50, तो मेरा एक शर्त रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट को सेम करना है, बस इलेक्ट्रिक करंट सेम रहना चाहिए, यानी चार्ज को सेम कर देना है। तो यहाँ पर M1 और M2 का वैल्यू मिला ना, इसको हम समीकरण इसको 3 मान लेते हैं, 1 2 3, इसको समीकरण 3 में जाकर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया Z1Q बटा Z2Q बराबर कितना हो गया, E1 बटा E2, Q खत्म, Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2, ये हो गया चौथा फॉर्मूला। अब आपको और हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ से क्या पढ़े अभी M बराबर ZI3, कौन आई थी, ZI3। तो यहाँ पर आपको दो ही को फॉर्मूला याद रखना है, तीनों को फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला और ये वाला फैराडे का फर्स्ट लॉ से आया, ये दोनों फैराडे का सेकंड लॉ से आया। बस ये 3 फॉर्मूला याद कर लीजिए, फैराडे का लॉ से जितना भी रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सारा बन जाएगा, सारा। तो यहाँ पर फैराडे का लगभग क्या पूरे फैराडे का लॉ खत्म हो गया, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ खत्म हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में फैला देना, अपना रिश्तेदारों में वीडियो को लिंक को जाकर बोलबम का प्रसादी आया, बोलबम का प्रसादी आया है ना, सबको देते जाइए। फेसबुक में, मैसेंजर में, व्हाट्सएप में वीडियो का लिंक को सेंड कर देना है। हाँ, इस तरह जिस तरह से एकदम व्हाट्सएप का कोई मैसेज आता है ना, या फिर ईमेल से कोई OTP जिस तरह आता है से गिरता है, उस तरह से आपका मैसेज वहां पर जाना चाहिए। व्हाट्सएप में आपको चैनल का, चैनल बोल रहे, वीडियो का लिंक वहां पर उस तरह से ड्रॉप कर देना है, गिरा देना है। हाँ, पार्सल आया, क्या पार्सल आया, रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर से पार्सल आया, वीडियो देखेगा वो लोग भी। हाँ, तो अगर आप चैनल में पहले आए, मैंने नहीं आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो है और मजेदार आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।